जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। आज मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में। अध्याय 4। वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लाइन ने मुझे एक महिला की कहानी बताई। यह महिला एक पारिवारिक समारोह में गई थी। वह बरसों तक पैरामेडिक का काम कर चुकी थी। जब वह महिला समारोह में पहुंची तो अपने ससुर को देखते ही वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उन्होंने मजाक में जवाब दिया, देखो तुम भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हो। यह मजाक की बात नहीं है, बहू ने जोर दिया। आपको इसी समय अस्पताल जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद उस आदमी के हृदय का ऑपरेशन हो रहा था। जांच में पता चला कि उसकी मुख्य धमनी में एक बड़ा ब्लॉकेज था, जिससे उसे कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था। अगर उसकी बहू को सहज बोध से यह नहीं पता चलता तो ससुर की जान भी जा सकती थी। पैरामेडिक को आखिर क्या दिखा था? वह उसके आसन्न दिल के दौरे की भविष्यवाणी कैसे कर पाई थी? देखिए, जब बड़ी धमनियों में अवरोध होता है तो शरीर अति महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वजह से त्वचा की सतह के आसपास वाले क्षेत्रों में रक्त का प्रवाह पर्याप्त नहीं हो पाता है। फलस्वरूप चेहरे की रंगत में फर्क आ जाता है। वह महिला कई सालों तक दिल के रोगियों के साथ काम कर चुकी थी, इसलिए वह एक झलक में ही सहज बोध से इस संकेत की व्याख्या कर सकती थी। वह यह नहीं बता सकती थी कि ससुर के चेहरे की किस बात से खतरे की घंटी बजी थी, लेकिन वह पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि कुछ ना कुछ गलत है। इसी तरह की कहानियां दूसरे क्षेत्रों में भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सेना के विश्लेषक यह पहचान सकते हैं कि राडार स्क्रीन पर कौन सी ब्लिप शत्रु की मिसाइल की है और कौन सी ब्लिप उनके खुद के जत्थे के विमान की है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि दोनों की गति समान होती है। वे एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और राडार पर लगभग हर मायने में एक जैसे दिख रहे हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रायली ने एक मिसाइल को तबाह करने का आदेश देकर एक पूरे पोत युद्ध को बचा लिया। हालांकि यह राडार पर पोत युद्ध के विमान जैसी ही दिख रही थी। उनका निर्णय सही साबित हुआ, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी भी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें यह अंतर कैसे समझ आया। म्यूजियम के क्यूरेटर्स किसी प्रामाणिक कलाकृति और विशेषज्ञ की नकली कलाकृति के फर्क को समझ जाते हैं। हालांकि वे सटीकता से यह नहीं बता सकते हैं कि वे इस निर्णय पर कैसे पहुंचे। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट ब्रेन स्कैन को देखकर यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि स्ट्रोक किस क्षेत्र में आएगा। हालांकि बाकी लोगों को कोई स्पष्ट संकेत नजर नहीं आता है। मैंने तो यहां तक सुना है कि कुछ हेयर ड्रेसर्स महिला ग्राहकों के बाल छूकर ही यह समझ जाते हैं कि कौन सी महिला ग्राहक गर्भवती है। मानव मस्तिष्क भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। यह लगातार आपके परिवेश की जानकारी ग्रहण करता है और आसपास की जानकारी का विश्लेषण करता है। जब भी आप बारंबार किसी चीज का अनुभव करते हैं, जैसा पैरामेडिक द्वारा दिल के दौरे के रोगी का चेहरा देखना या राडार स्क्रीन पर सैन्य विश्लेषक का मिसाइल को देखना, तो आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण चीजों पर गौर करने लगता है। यह विवरणों को क्रमबद्ध करता है, प्रासंगिक संकेतों को सहेज लेता है और उस जानकारी को भावी उपयोग के लिए संग्रहित कर लेता है। पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अवचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। आपका मस्तिष्क अनुभव से सीखे सबकों की स्वचालित कोडिंग कर लेता है। हम हमेशा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन हम हर पल सीखते रहते हैं और किसी स्थिति में प्रासंगिक संकेतों पर गौर करने की आपकी योग्यता आपकी हर आदत की बुनियाद है। हमें इस बारे में बहुत कम अंदाजा होता है कि हमारे मस्तिष्क और शरीर बिना सोचे कितने ज्यादा काम कर रहे हैं। आप अपने बालों से बढ़ने को नहीं कहते, अपने हृदय से खून साफ करने को नहीं कहते, अपने फेफड़ों से सांस लेने को नहीं कहते या अपने पेट से पचाने को भी नहीं कहते, लेकिन इसके बावजूद आपका शरीर ये सारे काम और इससे भी बहुत ज्यादा खुद संभाल लेता है, वह भी ऑटो पायलट मोड पर। आप अपने चेतन स्वरूप से बहुत ज्यादा हैं। भूख के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आप कब भूखे हैं? खाने का समय हो गया है। यह एहसास करने के लिए आपको हमेशा काउंटर पर कुकी दिखने की जरूरत नहीं होती। भूख गैर चेतन रूप से संचालित होती है। आपके शरीर में बहुत से फीडबैक चक्र हैं जो धीरे धीरे आपको बता देते हैं कि कब दोबारा खाने का समय हो गया है। ये फीडबैक चक्र आपको चारों ओर और आपके भीतर होने वाली चीजों पर नजर रखते हैं।
आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाले हार्मोनों और रसायनों की बदौलत लालसा उत्पन्न हो सकती है। अचानक ही आपको भूख लगने लगती है, हालांकि आपको पक्का नहीं पता होता है कि आपको यह एहसास कैसे हुआ। यह हमारी आदतों के संबंध में सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक है। आपको आदत शुरू करने के लिए संकेत के बारे में जागरूक होने की जरूरत नहीं होती। आपको अवसर का संकेत दिखाई देता है और आप चेतन ध्यान दिए बिना ही उस पर काम कर देते हैं। इस वजह से आदतें इतनी ज्यादा उपयोगी होती हैं, लेकिन इस वजह से वे बहुत खतरनाक भी होती हैं। आदत होने पर आपका स्वचालित और गैर चेतन मस्तिष्क आपके कामों का निर्देशन करता है। आप पुराने ढर्रे पर चलते चले जाते हैं और आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक कोई आपको नहीं बताए तब तक हो सकता है कि आपको यह पता भी न चले कि आप जब भी हंसते हैं तो मुंह पर हाथ रख लेते हैं, या आप प्रश्न पूछने से पहले माफी मांगते हैं, या आप में दूसरे लोगों के वाक्य पूरे करने की आदत है। आप इन आदतों को जितना ज्यादा दोहराते हैं, आप अपने कामों या उनके कारणों पर उतना ही कम प्रश्न करते हैं। मैंने एक बार एक रिटेल क्लर्क के बारे में सुना था जिसे यह निर्देश दिया गया था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस खत्म कर ले तो वह खाली गिफ्ट कार्ड को काट दे। एक दिन क्लर्क ने गिफ्ट कार्ड खरीदने वाले कुछ ग्राहकों से पैसे लिए। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक के वास्तविक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया, कैंची उठाई, फिर उसे आधा काट डाला, पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर। नजर उठाने पर उसे हैरान ग्राहक दिखाई दिया और तब जाकर उसे एहसास ये हुआ कि उसने आखिर क्या कर डाला था। मेरे शोध में मुझे एक और महिला के बारे में पता चला। वह भूतपूर्व स्कूल शिक्षिका थी जो कंपनी में काम करने लगी थी। हालांकि अब वह वयस्कों के साथ काम कर रही थी, लेकिन उसकी पुरानी आदतें अब भी कायम थी। उदाहरण के लिए वह अपने वयस्क सहकर्मियों से अक्सर पूछती थी कि क्या बाथरूम जाने के बाद उन्होंने हाथ धोए हैं। मुझे एक आदमी की कहानी भी पता चली जिसने बरसों तक लाइफ गार्ड का काम किया था। यह आदमी जब भी किसी बच्चे को दौड़ते देखता था तो कभी कभार चलो चलो चिल्ला देता था। जो संकेत हमारी आदतों को चिंगारी देते हैं वे समय के साथ इतने सामान्य हो जाते हैं कि नजर ही नहीं आते। जैसे किचन काउंटर पर ट्रीट्स, काउच के बगल में रिमोट कंट्रोल, हमारी जेब में फोन। इन संकेतों पर हमारी प्रतिक्रियाएं इतनी गहराई से तय होती हैं कि यह भी लग सकता है हमारे मन में काम करने की इच्छा शून्य से आई है। इसी कारण हमें व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया जागरूकता के साथ शुरू करनी चाहिए। नई आदतों को सफलतापूर्वक डालने से पहले हमें अपनी वर्तमान आदतों को समझना होगा। यह उम्मीद से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब कोई आदत आपके जीवन में दृढ़ता से जड़ें जमा लेती है तो यह ज्यादातर मामलों में गैर चेतन और स्वचालित बन जाती है। अगर कोई आदत आपको दिखती ही नहीं है तो आप इसे सुधारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जैसा मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं यह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को संसार के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम्स में से एक माना जाता है। अगर आप कभी टोक्यो में ट्रेन की सवारी करें तो आप गौर करेंगे कि कंडक्टर्स की एक विचित्र आदत होती है। जब ऑपरेटर ट्रेन चलाता है तो वह विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है तो ऑपरेटर उसकी ओर इशारा करके कहता है सिग्नल हरा है। जब ट्रेन हर स्टेशन के अंदर और बाहर जाती है तो ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बताता है कि ट्रेन की गति कितनी है। जब प्रस्थान का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर समय बताता है। बाहर प्लेटफॉर्म पर दूसरे कर्मचारी भी इसी तरह काम करते हैं। हर ट्रेन के चलने से पहले स्टाफ के सदस्य प्लेटफॉर्म के कोने की तरफ इशारा करके घोषणा करते हैं कि रास्ता साफ है। हर विवरण को देखकर उसकी ओर संकेत किया जाता है और उसे चिल्लाकर बताया जाता है। इस प्रक्रिया को इशारा करना और पुकारना कहा जाता है। इस सुरक्षा तंत्र को गलतियां कम करने के लिए बनाया गया है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत असरकारक साबित हुआ है। इससे गलतियां 85% तक कम हुई हैं और दुर्घटनाएं 30% तक कम। न्यूयॉर्क सिटी में MTA सबवे सिस्टम ने एक संशोधित संस्करण अपनाया जिसमें सिर्फ इशारा किया जाता है और अमल के 2 साल के भीतर ही गलत तरीके से खड़ी होने वाली सबवेज की घटनाएं 57% कम हो गई। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। इशारा करना और पुकारना इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह अचेतन आदत को चेतन में ले जाता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। चूंकि ट्रेन ऑपरेटर्स को अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना रहती है कि वे गलती करने से पहले ही समस्याओं को देख लेंगे। मेरी पत्नी भी एक ऐसी ही चीज करती है। जब भी हम यात्रा के लिए दरवाजे से बाहर निकलने लगते तो वह चिल्लाकर अपनी पैकिंग सूची के सबसे अनिवार्य सामान गिनाती है।
मेरे पास मेरी चाबियां हैं, मेरे पास मेरा पर्स है, मेरे पास मेरा चश्मा है और मेरे पास मेरा पति है। कोई व्यवहार जितना ज्यादा स्वचालित बन जाता है, हम उसके बारे में उतना ही कम सोचते हैं। जब हम किसी व्यवहार को 1000 बार पहले भी कर चुके हों तो हम चीजों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि अगली बार की परिस्थितियां भी पिछली बार जैसी ही होंगी। हम जो हमेशा से करते आ रहे हैं उसे करने के हम इतने ज्यादा आदी होते हैं कि हम रुककर यह सवाल ही नहीं करते हैं कि क्या यह करना सही होगा। स्व जागरूकता का अभाव ही हमारी कई असफलताओं का मुख्य कारण होता है। जब मैं जापान गया तो मैंने इस रणनीति की वजह से एक औरत की जान बचते देखी। उसका छोटा बेटा जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन शिनकानसेन के दरवाजे बंद होते समय चढ़ गया। महिला उसे पकड़ने के लिए अंदर हाथ डाल रही थी, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में फंस गया और वह प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रह गई। ट्रेन के चलने से ठीक पहले एक कर्मचारी ने प्लेटफॉर्म पर इशारा करना और पुकारना रणनीति का इस्तेमाल करके सुरक्षा जांच की। 5 सेकंड से भी कम समय में उसका ध्यान उस महिला पर चला गया और उसने ट्रेन रोक दी। दरवाजा खुल गया और आंसुओं में डूबी महिला दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंच गई। 1 मिनट बाद ट्रेन सुरक्षित रूप से चल दी। आदतों को बदलते समय हमारे सामने की एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहें। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुरी आदतों के परिणाम अनजाने में ही हमारे सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में जागरूक ही नहीं होते। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पॉइंट एंड कॉल सिस्टम बनाना चाहिए। यहीं से हमने आदतों के स्कोर कार्ड का विचार लिया है। यह एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। अपना खुद का स्कोर कार्ड बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की सूची बनाएं। यहाँ एक सैंपल दिया जा रहा है कि आपकी सूची कहाँ शुरू हो सकती है। जागना, अलार्म बंद करना, फ़ोन देखना, बाथरूम जाना, वज़न लेना, शावर लेना, ब्रश करना, दांतों को फ्लॉस करना, डिओड्रेंट लगाना, टॉवेल सुखाने डालना, कपड़े पहनना, चाय बनाना आदि। पूरी सूची बनाने के बाद हर व्यवहार को देखें और खुद से पूछें, यह एक अच्छी आदत है, बुरी आदत है या तटस्थ आदत है। अगर आदत अच्छी है तो उसके सामने प्लस लिखें, अगर आदत बुरी है तो उसके सामने माइनस लिखें, अगर आदत तटस्थ है तो इक्वल टू लिखें। मिसाल के तौर पर ऊपर की सूची इस तरह की दिख सकती है। जागना इक्वल टू, अलार्म बंद करना इक्वल टू, फोन देखना माइनस, बाथरूम जाना इक्वल टू, वजन लेना प्लस, शावर लेना प्लस, ब्रश करना प्लस, दांतों को फ्लॉस करना प्लस, डिओड्रेंट लगाना प्लस, टॉवेल सुखाने डालना इक्वल टू, कपड़े पहनना इक्वल टू, चाय बनाना प्लस। आप किसी खास आदत को अच्छा या बुरा मानते हैं, यह आपकी स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहा है, अगर वह हर सुबह बेजल के साथ पीनट बटर खाता है तो यह बुरी आदत है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपना वजन या मांसपेशी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए यही व्यवहार एक अच्छी आदत है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी आदतों को स्कोर देने का काम एक और वजह से भी ज्यादा जटिल हो सकता है। अच्छी आदत और बुरी आदत के लेबल पूरी तरह सटीक नहीं है। कोई भी आदत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। आदत को तो प्रभावी होना चाहिए, यानी इसे आपकी समस्या सुलझाने में प्रभावी या असरदार होना चाहिए। सभी आदतें किसी न किसी तरह आपको लाभ पहुंचाती हैं, बुरी आदतें भी, तभी तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए अपनी आदतों को इस आधार पर स्कोर दें कि वे आपको लंबे समय में कैसे लाभ पहुंचाएंगी। लंबे समय में आमतौर पर अच्छी आदतों के सकारात्मक परिणाम होते हैं, दूसरी तरफ लंबे समय में बुरी आदतों के नकारात्मक परिणाम होते हैं। सिगरेट पीने से इस वक्त तो तनाव कम हो सकता है, जिस वजह से यह आपके लिए उपयोगी है, लेकिन लंबे समय में इससे आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपको अब भी यह तय करने में मुश्किल आ रही हो कि किसी खास आदत को रेटिंग कैसे देना है, तो मैं एक सवाल बताना चाहूंगा जिसे पूछना मुझे बहुत पसंद है। क्या यह व्यवहार वैसा व्यक्ति बनने में मेरी सहायता करता है जैसा मैं बनना चाहता हूँ? यह आदत मेरी मनचाही पहचान के पक्ष में वोट देती है या विपक्ष में? जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के सामंजस्य में होती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं, वे आमतौर पर अच्छी होती हैं। दूसरी तरफ जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के साथ संघर्ष या विरोध में होती हैं, वे आमतौर पर बुरी होती हैं। जब आप अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं तो पहल तो आपको कोई भी आदत बदलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि सचमुच क्या हो रहा है। बिना किसी आंतरिक आलोचना के अपने विचारों और कामों का अवलोकन करें। अपनी कमियों के लिए खुद को दोष नहीं दें, साथ ही अपनी सफलताओं के लिए खुद को शाबाशी भी नहीं दें। यदि आप हर सुबह एक चॉकलेट बार खाते हैं तो बस इस पर गौर करें मानो आप किसी दूसरे को देख रहे हों।
ओह, कितनी दिलचस्प बात है कि वह ऐसा कर रहा है। अगर आप भुक्कड़ों की तरह खा रहे हो तो बस गौर करें कि आप आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय बर्बाद करते हैं तो गौर करें कि आप अपना जीवन उस तरह खर्च कर रहे हैं जिस तरह आप नहीं चाहते। बुरी आदतों को बदलने की दिशा में पहला कदम उन्हें खोजना है। अगर आपको महसूस होता है कि आपको अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जो काम करने की सोच रहे हैं उसे जोर से बोलें और यह भी बताएं कि परिणाम क्या होगा। अगर आप अपनी जंक फूड खाने की आदत को कम करना चाहते हैं लेकिन खुद को एक और कुकी उठाते देखें तो जोर से बोलें, मैं यह कुकी खाने वाला हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा और मेरी सेहत को नुकसान होगा। जब आप अपनी बुरी आदतों के बारे में जोर से बोलते हैं तो परिणाम ज़्यादा वास्तविक लगने लगते हैं। इससे आप बेध्यानी से अपनी पुरानी दिनचर्या में नहीं फिसलते हैं और चेतन होकर सही काम करते हैं। यह नीति कार्यसूची के किसी काम को याद रखने में भी मदद करती है। अगर आप जोर से बोलते हैं, कल मुझे लंच के बाद पोस्ट ऑफिस जाना होगा, तो इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप सचमुच ऐसा करेंगे। आप किसी काम की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं और इसी से सारा फर्क पड़ता है। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और आदतों का स्कोर कार्ड जैसी रणनीतियों का लक्ष्य यही है कि आप अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें प्रेरित करने वाले संकेतों को स्वीकार करें ताकि आप पुरस्कारदायक प्रतिक्रिया कर सकें। अध्याय सार। पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। जब हमारी आदतें स्वचालित बन जाती हैं तो हम उस काम या व्यवहार पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। आदतों को बदलने से पहले आपको उनके बारे में जागरूक बनना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुकारना इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि आपके कामों को शब्दों में बताकर यह अचेतन आदत को चेतन में ले आता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। आदतों का स्कोर कार्ड एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। अभी आप जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, अध्याय 4 सुन रहे थे मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में।